हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हमने कुछ देर पहले यूनिट 1 रिवाइज किया था। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंडरसन, communication as interchange of thoughts, opinions और information by speech, writing और sign। कम्युनिकेशन ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर आप थॉट, अपने ओपिनियन, अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप एक दूसरे से शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के फीचर क्या क्या है देख लेते हैं। कम्युनिकेशन अनअवॉइडेबल है, यानी कि आप कम्युनिकेशन अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको ज़िंदगी में आपको एक दिन भी बिना कम्युनिकेशन के नहीं रह सकते हो आप, तो आपको दिन भर में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। फिर है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और ये चलती ही रहती है। टू वे ट्रैफिक, मतलब कम्युनिकेशन दो तरफ से होता है। आप सिर्फ बड़बड़ कर रहे हो और दूसरा कुछ बोल ही नहीं रहा है तो ये कम्युनिकेशन नहीं होता है। उसके बाद है यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। यूनिवर्सल है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे कम्युनिकेशन करते ही हैं, चाहे फिर वो रिटन हो, ओरल हो, किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन होती ही है। उसके बाद है सोशल प्रोसेस। कम्युनिकेशन सोशल प्रोसेस है, आप अकेले से बड़बड़ाओगे नहीं, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो लोग चाहिए रहेंगे और लोग सोशल में आते हैं, इसीलिए सोशल प्रोसेस है। उसके बाद इट टेक्स टू टू कंप्लीट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन खत्म करने के लिए आपको दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद और आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है वो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या चाहिए है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सेकेंड है कम्युनिकेशन हेल्प्स टू परसुएट पीपल। आपको अगर किसी बंदे को परसुएट करना है कि जैसे कि अगर आप कुछ बेच रहे हो और आप चाहते हो कि सामने वाला राज़ी हो जाए वो ख़रीदने के लिए, तो आपको उसे मनाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तो उसे मनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने से कोई भी इम्प्रेस नहीं होने वाला है। उसके बाद कम्युनिकेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव मोरल। आपके एम्प्लॉयज़ को अगर आपको मोटिवेट करना है तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मोटिवेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इम्प्रूव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इम्प्रूव करना है अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर उसके लिए एम्प्लॉयज़ को रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना पड़ेगा और उन्हें डिसिप्लिन लगवाना पड़ेगा, जिसके लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है फ्री एक्सचेंज। कम्युनिकेशन में टू वे ट्रैफिक रहता है, टू वे कम्युनिकेशन रहता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को फ्री में आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग। कुछ बातें आपको अगर नहीं समझी है वो अगर आपको समझने हैं तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। फिर टू डिस्करेज मिस इन्फॉर्मेशन। आपको कोई चीज़ की गलत जानकारी दी हुई है किसी ने, आप उसे सही करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और रिलेशनशिप बेटर रखने के लिए, रिलेशनशिप अच्छा बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद है फंक्शन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में काफ़ी मददगार होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, तो पीपल को मोटिवेशन अच्छे से दे सकते हैं और उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है। फिर है परफॉर्मेंस फीडबैक। आपका परफॉर्मेंस कैसा था उस पर फीडबैक लिया जा सकता है। जॉब इंस्ट्रक्शन, आपको जॉब में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस अगर आपको नहीं पता है तो वो पता करने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर कंट्रोलिंग पीपल। पीपल को कंट्रोल करना है आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे और वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वरना लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस पता ही नहीं चलेंगे तो वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। इसके लिए भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर स्प्रेडिंग रूमर। जैसे कि इतने सारे आपके फ़ायदे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, बट कुछ नुकसान भी है, जैसे कि स्प्रेडिंग रूमर। कम्युनिकेशन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि अफवाह फैल जाती है और उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी अफवाह अगर फैल जाती है तो उसे भी अगर आपको हटाना है तो उसके लिए भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये अफवाह सही नहीं है, ये सबको बताने के लिए। उसके बाद आता है एलिमेंट्स और प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट है सेंडर। सेंडर आपको इम्पोर्टेंट होता है, अगर मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर मैसेज बता रहा है, फिर मैसेज बात करनी है वो। उसके बाद मीडियम, उससे पहले एनकोडिंग था। एनकोडिंग मतलब आपको मैसेज को एनकोड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, किसी चीज़ के ज़रिए देना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, जैसे कि वर्ड्स के ज़रिए या पिक्चर्स के ज़रिए या चार्ट्स के ज़रिए। उसके बाद है चैनल, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। चैनल मतलब किसके ज़रिए, जैसे कि फ़ोन करके बात करना है या फिर आपको ईमेल पे भेजना है, तो वो सारे चैनल्स। उसके बाद रिसीवर, जो भी वो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन जिसको आप भेज रहे हो, आपका फ्रेंड है, आपका बॉस है,
है, एम्प्लॉय है, जो भी है उन्हें रिसीवर बोला जाएगा। और जो डिकोड करेंगे, मतलब डिकोडिंग होगी उसकी, जो भी आपने भेजे हो, चार्ट भेजे हो, तो उसको समझना, वो प्रोसेस को डिकोडिंग बोला जाता है। और एक प्रोसेस है, 7th प्रोसेस भी है जो मैंने स्किप कर दी, फीडबैक। ये लास्ट प्रोसेस है, इस पर फीडबैक भी दिया जाता है। जो भी आपको आपने इन्फॉर्मेशन भेजी है रिसीवर तक, उस पर उसका क्या ओपिनियन है, उसे फीडबैक बोला जाता है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। कम्युनिकेशन हमेशा वैल्यूएबल नहीं होती है, क्योंकि कई बार ये रूमर्स फैला देती है, कई बार आपकी फीलिंग्स कुछ और होती है, कम्युनिकेशन के ज़रिए कुछ और आप बोल देते हो, और उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, आप ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बात करके निपटा सकें। उसके बाद है मोर कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑलवेज बेटर। हमेशा ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है अच्छी हो। ज़्यादा कम्युनिकेशन से शायद दूसरा बंदा आपसे इरिटेट हो सकता है। फिर है कम्युनिकेशन इज़ नॉट सिंपल। कम्युनिकेशन सिंपल नहीं है। आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में बात करनी है या फिर ऐसे फॉर्मल वे में बात करनी है, तो आप जैसे रोज़ बात करते हो वैसे ही बात करना सही नहीं रहता। आपको अलग वे में बात करनी पड़ती है ताकि आप अपना प्रेजेंटेशन सही से कर पाओ, और उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी पड़ती है, जो कि सिंपल नहीं है। और उसके बाद है मीनिंग आर नॉट डिटरमाइंड बाय वर्ड्स अलोन। ज़रूरी नहीं है आपने जो वर्ड्स में बोला है वही वर्ड्स का मीनिंग भी निकले। आपके बोलने के तरीके से लोग उसे गलत समझ सकते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन होता है कम्युनिकेशन स्किल का। अब जानते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से स्किल रिक्वायर होते हैं। फर्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। आपको सबसे पहले अच्छे से लिसनिंग करना आना चाहिए। सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके बोलने का मीनिंग क्या है, वो समझ के फिर आपको बोलना है। उसके बाद अडेप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू योर ऑडियंस। आपको एक कम्युनिकेशन स्टाइल सेट करके रखनी है जिससे आप अपने ऑडियंस को कम्युनिकेट कर सको। फिर है फ्रेंडलीनेस होना चाहिए आप में। अगर आप बहुत ही खड़ूस बन के रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। फिर है कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में बात करते वक्त। गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। फिर है वॉल्यूम एंड क्लैरिटी। आप जो भी बोल रहे हो उसकी सही वॉल्यूम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा लाउड, ना ही ज़्यादा कम वॉल्यूम, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये सही स्किल आप में होनी चाहिए। फिर है एम्पैथी मीन्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड शेयर द इमोशन ऑफ अदर्स। आपको दूसरों की भावनाएं समझ में आनी चाहिए। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर वो कम्युनिकेशन किसी और के मन को लग रही है तो वो आपको भावनाएं समझ में आनी चाहिए, उसकी फीलिंग्स इमोशंस की कदर करनी चाहिए आपने। दूसरों का रिस्पेक्ट करता आना चाहिए। आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरों का अपमान हो। फिर है अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिवनेस। आप रिस्पॉन्सिव होने चाहिए और दूसरों के नॉन वर्बल क्यूज़ भी आपको समझने चाहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रा एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा मीन्स आप जब खुद ही से बात करते हो, मतलब कई बार हम कुछ बातें सोचते हैं या फिर खुद से बातें करते हैं, तो उन्हें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में इंक्लूड किया जाता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। सेल्फ कंसेप्ट। आप खुद को कैसे किस नज़रिए से देखते हो उसे सेल्फ कंसेप्ट कहा जाता है। जैसे कि आप में कुछ बिलीव्स है कि आपको क्या सही है क्या गलत, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेल्फ कंसेप्ट का फर्स्ट पॉइंट बिलीफ है। फिर है वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स। वैल्यूज़ यानी कि आपके क्या आइडियल्स हैं, आप क्या मानते हैं। और थर्ड है एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स मतलब आपका क्या एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को लेकर, आप क्या सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आती है। फिर है परसेप्शन। आपका क्या नज़रिया है वो परसेप्शन में आता है। और एक्सपेक्टेशंस यानी आपके फ्यूचर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस में आती है। ये थे एस्पेक्ट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब आते हैं लेवल पे। 3 तरीके के लेवल है। फर्स्ट है इंटरनल डिस्कोर्स यानी आप जो खुद ही मन में सोचते हो या फिर विचार करते हो, या जो भी बातें आपके मन में चलती है, तो वो इंटरनल डिस्कोर्स में आता है। फिर है सोलो वोकल कम्युनिकेशन, यानी कि आप बात तो करते हो, आप जैसे दूसरों से बात कर रहे हो वैसी ही बात चलती है, बट आप ज़ोर से बात करते हो बट किसी और से बात नहीं करते हो, आप खुद से ही बात कर रहे हो, तो इसे बोला जाता है सोलो वोकल कम्युनिकेशन। फिर है सोलो रिटर्न कम्युनिकेशन। कई लोगों को डायरीज़ वगैरह मेंटेन करने की आदत होती है, तो वो सारे
चीज़ें सोलो रिटर्न कम्युनिकेशन में आती है। फिर एडवांटेजेस और मेरिट क्या है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की। सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद को सेल्फ अवेयर कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ मैनेजमेंट, आप खुद को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सेल्फ मोटिवेशन, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। आप फोकस्ड रहते हो, आप इंडिपेंडेंट रहते हो, और आप में खुद को चेंज करने की क्षमता बढ़ती है। फिर है डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप इंट्रोवर्ट बनते जाते हो इसके वजह से, और रॉन्ग अजम्पशन, कई बार आप खुद बात करने की वजह से कई चीज़ों का अजम्पशन रॉन्ग ले लेते हो। फिर इनकरेक्ट डिसीजन, कई बार आप डिसीजन रॉन्ग ले लेते हो क्योंकि आप सिर्फ खुद का ही अजम्पशन, खुद की ही ओपिनियन ले रहे हो, दूसरों से बात कर ही नहीं रहे हो। फिर कैटेगोरियल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और एरोगेंस, आप ज़्यादा सोचने लग जाते हो और उसी वजह से आपको गुस्सा चढ़ने लगता है। ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेजेस में आती है। फिर जानते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बातें होती हैं उन्हें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये वर्बल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। वर्बल यानी बोल के बात करना, रिटर्न यानी लिख के बात करना, जेस्चरल यानी कि बॉडी लैंग्वेज से बात करना। फिर है फेशियल यानी फेशियल एक्सप्रेशन जो हम देते हैं, तो वो सारी चीज़ें फेशियल में आती है। जैसे कि अगर आपने अगर कोई डिश बनाई है, कोई रेसिपी बनाई है और आप अपने भाई बहन या फिर किसी को भी दोस्त को आप टेस्ट करने के लिए देते हो, उसके बाद आप उसे डायरेक्ट पहले वो कुछ उस डिश के बारे में बोले कि कैसी बनी है, उससे पहले ही आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखने लग जाते हो और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि इसे पसंद आई या नहीं आई। तो इसे फेशियल एक्सप्रेशंस में इसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक टाइप माना जाता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑनगोइंग होती है, चलती ही रहती है। आप दिन भर किसी न किसी से बात करते ही हो। घर में हो तो मम्मी पापा भाई बहन से, बाहर जाओगे किसी ने रास्ता पूछा उससे बात करनी पड़ जाती है, कई बार दोस्त मिल जाते हैं उनसे बात करनी पड़ जाती है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके बाद है ये यूनिक होती है। इट इज़ इरिवर्सिबल, आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया, अब वो वापस से नहीं किया जा सकता कि वापस से मुझे नहीं बोलना था तो मेरे वर्ड्स वापस आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर इट इज़ लर्नड, ये सीखते सीखते ही आपको आती है। बचपन से किसी को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं वो नहीं आता है। फिर है एलिमेंट्स, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कम्युनिकेट कर रहा है वो दोनों बंदे कम्युनिकेटर। फिर मैसेज एक एलिमेंट होता है जिसमें आपको क्या बोलना है वो आप बताते हो। नॉइज़ यानी कि आपके बैकग्राउंड में जो भी साउंड चलता है वो सारे नॉइज़ में इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि अगर आप जहाँ पर भी बात कर रहे हो वहाँ से गाड़ी गुजर रही है या फिर कुछ गिर रहा है तो उसका आवाज़ जो होता है वो नॉइज़ में आता है। फीडबैक यानी कि जो भी आपने कम्युनिकेशन की है उसका फीडबैक मिलना, उसके ऊपर उसका आंसर मिलना, उसे फीडबैक बोला जाता है। फिर कंटेक्स्ट, दूसरे ने उस मैसेज को किस तरीके से समझा है उसे कंटेक्स्ट बोला जाता है। उस मैसेज का अर्थ क्या निकाला है उसे कंटेक्स्ट बोला जाता है। और चैनल यानी कि किस माध्यम से आप बात कर रहे हो, क्या आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, क्या आप ईमेल पे बात कर रहे हो, क्या आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें चैनल में आती है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी दो या दो से ज़्यादा बंदों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोला जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फ्रेंडशिप किसी के भी बीच हो सकती है, फिर वो कोई भी एज ग्रुप का हो सकता है, उससे आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, चाहे आप फिर 5 साल के बच्चे हो और दूसरा जो भी फ्रेंड्स बन रहा है वो 60 साल का बुढ़ा क्यों ना हो, आप में फ्रेंडशिप हो सकती है। फिर है लव यानी जहाँ रिस्पेक्ट होता है, ट्रस्ट होता है, तो ऐसे रिलेशनशिप को लव बोला जाएगा। और थर्ड टाइप है प्लेटोनिक रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप जहाँ एक दूसरे के लिए आपके मन में कोई फीलिंग नहीं है बट आपकी रिलेशनशिप होती है, उसे प्लेटोनिक रिलेशनशिप बोला जाता है। फिर है फैमिली रिलेशनशिप यानी ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पर ब्लड कनेक्शन होता है, ब्लड या मैरिज के थ्रू कनेक्शन होता है उसे, जैसे कि अपने मम्मी पापा या फिर ऐसे रिश्ते जो कि ब्लड रिलेटेड होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, उन्हें फैमिली रिलेशनशिप माना जाता है। फिर है प्रोफेशनल रिलेशनशिप यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वे एक दूसरे के कलीग्स होते हैं और वहाँ पर प्रोफेशनल रिलेशनशिप माना जाता है।
हर रिलेशनशिप के 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस यानी ऐसा स्टेज जहाँ पर आप एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे को जानते हो और थोड़े से स्ट्रेंजर होते हो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मिलते हो। फिर सेकंड स्टेज आता है जो कि है बिल्टअप स्टेज, जहाँ पर आपका एक दूसरे से कनेक्शन मिलता है, आप एक दूसरे को जानने लगते हो, आप एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर नहीं रहते हो, आप एक दूसरे की बातें ज़्यादातर जानने लगते हो और एक दूसरे पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाता है। फिर आती है थर्ड स्टेज जो कि कंटिन्यूएशन स्टेज। यहाँ पर आके आपको विश्वास हो जाता है फुल कि हाँ ये बंदा सही है और इस पर हम विश्वास रख सकते हैं, तो ये होती है कंटिन्यूएशन स्टेज। ज़्यादातर रिलेशनशिप यहाँ तक एंड हो जाती है, बट कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से फोर्थ स्टेज पे जाती है जो कि है डिटेरियोरेशन, जहाँ पर एक दूसरे से फिर नहीं बनने लगता है क्योंकि एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है या फिर ऐसा कुछ होने लगता है जिस वजह से आप दोनों में सही रिलेशनशिप नहीं चल पाता है। और फिर फिफ्थ स्टेज आती है टर्मिनेशन स्टेज, जहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर है फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है कंपैटिबिलिटी। आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होने चाहिए तभी कोई रिलेशनशिप फॉर्म होता है। अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी है तो उसके लिए भी आपको कंपैटिबल होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनने वाले हो और दूसरा बंदा बहुत शांत प्रिय है और आप उसके घर जाके सिर्फ लाउड म्यूज़िक सुना रहे हो उसको, तो वो नहीं सहन करेगा, वो आपसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेगा, ना ही फ्रेंडशिप रखना चाहेगा, वो इरिटेट हो जाएगा और इसी वजह से आप दोनों की फ्रेंडशिप सही से नहीं चल सकेगी। फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे के टच में नहीं रहते हो तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सही से नहीं चलती है। फिर है ऑनेस्ट। आपने ऑनेस्ट रहना चाहिए तभी रिलेशनशिप सही चलती है। फिर है काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, आपको एक दूसरे से पे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। फिर है फॉरगिविंग। आपको एक दूसरे को माफ़ करना आना चाहिए। फिर है स्माइल। स्माइल एक अच्छा इंडिकेशन होता है, मतलब स्माइल रही फेस पे बात करते वक्त तो सब सही रहता है। फिर है टाइम। एक दूसरे के लिए टाइम निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर है बॉडी लैंग्वेज। लैंग्वेज की डेफिनेशन दी है। बॉडी लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज नॉन वर्बल मूवमेंट एंड जेस्चर्स दैट आर कम्युनिकेटिंग इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिव रिएक्शंस टू व्हाट सम एल्स इज सेइंग। फिर है फीचर्स दिए यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज के, जैसे कि पोस्चर, हेड मोशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज, वॉइस एंड टोन, स्पेस। टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी पार्ट से भी आप बॉडी लैंग्वेज डिटरमाइन कर सकते हो, जैसे कि हेड, फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस में आईब्रो, आईज, नोज, लिप्स, टंग्स, जॉ, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर है बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर आप कैसे रखते हो, इससे भी आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है, जैसे कि बॉडी प्रॉक्सिमिटी, आप एक दूसरे से कितना दूर या पास खड़े हो, ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती है। फिर है शोल्डर मूवमेंट। आप शोल्डर को कैसे मूव कर रहे हो, ये भी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है। आर्म्स कैसे रखें हैं, अपने अपने हाथ कैसे रखें हैं। लेग एंड फीट, आपके लेग्स कैसे रखें हैं, अपने पैर कैसे रखें। फिर है हैंड एंड फिंगर जेस्चर। हैंड आपने कैसे रखा है और हाथों का आप क्या यूज़ कर रहे हो, कैसे इशारे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती हैं। फिर है इंटेंशंस। फर्स्ट है वॉलेंट्री जेस्चर्स और सेकंड है इनवॉलेंट्री जेस्चर्स। वॉलेंट्री जेस्चर्स ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो आप कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ बात समझाने के लिए यूज़ कर रहे हो, उसे वॉलेंट्री जेस्चर्स कहा जाता है। फिर इनवॉलेंट्री जेस्चर्स यानी ऐसे जेस्चर्स जो कि सडनली आपके साथ आ जाते हैं, मतलब आप इंटेंशनली नहीं करते, वो अपने आप हो जाते हैं। फिर है मेजर्स टू इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए क्या क्या तरीका है? फर्स्ट है आई कांटेक्ट बनाए रखना, अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना है आपको, ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है। फिर है एंगेजिंग पोजीशन। पोजीशन एंगेज करके रखना है। डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, ज़्यादा करीब भी नहीं जाना है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, सही डिस्टेंस में आपको मेंटेन रखना है। फिर है पोस्चर। पोस्चर सही से रखना है, सही से बैठना है, सही से उठना है, सही से चलना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर है एनर्जी। एनर्जी के साथ बोलना है, बहुत डल होकर नहीं बात करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल्स मतलब कि आप कैसे लीडरशिप कर रहे हो। लीडरशिप स्किल्स के लिए कुछ चीज़ें इसेंशियल होती है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन, आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। सेकंड है इंस्पायर एंड मोटिवेशन, आपको अच्छे से मोटिवेशन करना आना चाहिए। डिस्प्ले हाई इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी रहना चाहिए। आप गुड लीडर तभी बनोगे जब आप ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहोगे। फिर है डेलीगेटिंग, आपको सही से पता होना चाहिए, अगर आपको लीडर अच्छा बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टीम में या फिर आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं तो वो कैसे, किस चीज़ में उनकी स्किल्स है और किसे कौन सा टास्क देना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने
अच्छे से आना चाहिए, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना आना चाहिए, आप क्रिएटिव होने चाहिए, आपको फीडबैक भी इम्पॉर्टेंट है, फीडबैक बीच बीच में लेना चाहिए, आपने दूसरों की भी सुननी चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं इसेंशियल्स ऑफ लीडरशिप स्किल में। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से मैनेज करनी आनी चाहिए। ये सारी चीज़ है लीडरशिप स्किल्स की। फिर है टीम बिल्डिंग। ये चैप्टर टीम बिल्डिंग मतलब कि आप टीम को किस तरीके से मोटिवेट करके रखते हो, आप टीम को किस तरीके से बनाए रखते हो जिससे आपकी टीम अच्छा काम करती है। तो उसमें टीम बिल्डिंग के एक्सरसाइजेस कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है एनकरेज मनी ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस इन योर टीम, यानी कि आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करते रहनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिससे आपकी टीम मोटिवेट रहे। फिर है वन मस्ट नो हिज फेलो टीम मेंबर वेल, आप अपने टीम मेंबर्स को अच्छे से जानते रहने चाहिए। फिर थर्ड, टीम मेंबर्स मस्ट बी कंपैटिबल विथ ईच अदर, टीम मेंबर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। फोर्थ है एनकरेज एक्टिविटीज़ वेयर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट एंड वर्क फॉर अ कॉमन टास्क, ऐसी एक्टिविटीज़ आपको एनकरेज करने रहनी चाहिए जहाँ पर सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं और वो एक कॉमन टास्क के लिए काम करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेजेस दी गई है टीम बिल्डिंग की। ये 5 स्टेजेस से टीम बिल्डिंग गुजरती है। पहला है फॉर्मिंग स्टेज, जहाँ पर टीम बनती है और वो एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, खुद का एक्सपीरियंस का, खुद के इंटरेस्ट का, खुद के बारे में एक दूसरे से बातें करते हैं। ये फॉर्मिंग स्टेज होता है। फिर आती है स्टॉर्मिंग। इस स्टेज में क्या होता है कि हर टीम मेंबर अपने आप को बहुत ही होनहार साबित करने में जुटा रहता है। तो ये टीम बिल्डिंग का सेकंड स्टेज है जो कि स्टॉर्मिंग। फिर है नॉर्मिंग। इस स्टेज में सारे बंदे अपना अपना इंडिविजुअल गोल के पीछे भागने के बजाय एक साथ आकर काम करना चालू कर देते हैं। फिर है परफॉर्मिंग स्टेज में बहुत हाई लेवल पे काम चालू होता है और ये सही से काम, बहुत फास्ट काम होने लग जाता है इस समय। और इस समय पे ज़्यादातर चीज़ें लीडर से पूछने से अच्छा है कि आप मतलब टीम मेंबर खुद ही डिसीजन लेने लग जाते हैं। और फिर है एडजॉर्निंग, जिस स्टेज में टीम ख़त्म होने की बारी आ जाती है, टीम का काम ख़त्म हो जाता है जिस वजह से टीम बंद होने लग जाती है। बिल्डिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? टीम बिल्डिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए टीम बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है डायरेक्ट टूवर्ड विजन एंड मिशन, डेवलप कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, एस्टैब्लिशेस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनिशिएट क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड मोरल, इंट्रोड्यूसेस एंड मैनेजेस चेंज, फैसिलिटेट्स डेलीगेशन, बेटर प्रोडक्टिविटी। और इसमें डिसएडवांटेज दिए हैं, डेवलप्स कॉन्फ्लिक्ट्स, अनप्रोडक्टिव और फ्री राइड टीम मेंबर्स, may lead to non-cooperation, difficult to evaluate individual performance, involves cost, accountability and credibility issues। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पब्लिक स्पीकिंग में यानी कि आप जब ग्रुप ऑफ पीपल के सामने कुछ बात रखते हो तो उसे पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। इसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है? फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, आपको लोगों के बीच में किस टॉपिक पे बात करना है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है। आपको आपके ऑडियंस के बारे में जानना पड़ता है, आपको पता करना पड़ता है कि आप किस ओकेजन पे बात करने वाले हो, किस लिए बात कर रहे हो वहाँ पर। उसकी सेकेंड एक्टिविटी हमारा ऑडियंस एनालिसिस, जिसमें आपको ऑडियंस के बारे में थोड़ी जानकारी निकालनी पड़ती है कि आपके प्रिलिमिनरी एनालिसिस निकालना पड़ता है, ऑडियंस कैसी है, कितनी है, कितने सारे लोग आने वाले हैं सुनने के लिए। फिर आपको उनके एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, ये सारी बातें पता करनी होती है। उनका बैकग्राउंड और एटीट्यूड आपको जान के लेना पड़ता है। इससे आपको पब्लिक स्पीकिंग में आपको काफ़ी हेल्प होती है, जिस वजह से आप उन्हें सही बातें बता पाते हो, उनको आप परसुएट कर पाते हो, उनको आप अपनी बातें मना सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है रिसर्चिंग एंड प्लानिंग द स्पीच। आपको उसके बाद प्लान करना पड़ता है कि मुझे स्पीच में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, किस पॉइंट पे अटेंशन देना है और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग द स्पीच ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। उसके बाद वर्डिंग द स्पीच, आपको किस तरीके से बोलना है ये आप डिसाइड करके रखते हो। आपको कैसे बॉडी के एक्शंस करने हैं, आपको कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है, आपका पर्सनल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप
चलने चाहिए बोलते वक्त या फिर नहीं, या फिर आपको फेशियल एक्सप्रेशन कैसे देने, आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है, आपका वॉइस किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको वर्डिंग द स्पीच में करनी होती है। फिर है डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड ओवरकमिंग फियर। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, वरना इतना सारा एफर्ट्स किसी काम का नहीं रहता है। फिर थॉरो ने स्पीकर अच्छे से पूरी जानकारी सही से दे रहा होना चाहिए। फिर है फ्रेंडलीनेस, यानी स्पीकर फ्रेंडली होना चाहिए, ना कि सिर्फ खुद से खुद ही बात कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें बैरियर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि फियर, अगर उसको डर लगता है लोगों के सामने, इतने लोगों के सामने बात करने में, तो ये एक बैरियर हो जाता है। फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी अगर आप खुद को कम समझते हो तो ये भी एक बैरियर है। फिर है इनएडिक्वेट प्रिपरेशन, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं जाते हो तो ये एक बैरियर बन जाता है। फिर है मेमोरी फैक्टर, अगर आपको याद ही नहीं रहता है कि आपको क्या पॉइंट्स बताने थे तो ये भी एक बैरियर बन जाता है। फिर है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये एक बैरियर बन जाता है। फिर है आपको अगर गुड पब्लिक स्पीकर बनना है तो आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर सेकंड है आप में पैशन होना चाहिए, थर्ड है प्रैक्टिस, और रट्टा नहीं मारना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर है फोर्थ स्पीकिंग इन अ नेचुरल वॉइस में बात करना है, आपको ज़्यादा फेक एसेंट वगैरह नहीं देना है। फिर है ऑथेंटिसिटी, जो भी आप बात कर रहे हो वो सही होना चाहिए, वो उसमें कुछ भी फेक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, आपको छोटी बातें करनी है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है बातों को। फिर कनेक्ट विथ योर ऑडियंस के साथ आपको कनेक्शन बनाए रखना है। फिर पेंट अ पिक्चर थ्रू स्टोरी टेलिंग, आप चाहो तो स्टोरी टेलिंग के ज़रिए आप अपनी बातें ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हो। और रिपीटेशन, अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझता है तो आपने उसे रिपीट भी करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ डूज एंड डोंट्स दिए हैं कि आपको कम्युनिकेशन के मतलब पब्लिक स्पीकिंग के वक्त कौन से चीज़ें करनी चाहिए कौन सी नहीं, वो आप पढ़ लेना एक बार, ज़्यादा उसमें कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स में बताया है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर कोई बात इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन है तो उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। प्रेजेंटेशन भी एक स्किल होती है, ज़रूरी नहीं है कि सबका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हो। फर्स्ट आपको प्लानिंग करनी है मतलब आपके ऑडियंस कौन है, आप क्यों प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपको कितना टाइम मिलने वाला है, आपको क्या बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब प्लानिंग में इंक्लूड करनी होती है, आपको प्लान करना पड़ता है। उसके बाद प्रिपेयरिंग, मतलब आपको प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपको क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या दिखाना है, आपको चार्ट्स वगैरह दिखाने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी होती है। फिर प्रैक्टिसिंग, यानी प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है, ऐसे ही उठे और चले गए ऐसा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। और फिर लास्ट है प्रेजेंटिंग यानी सबके सामने प्रेजेंट करना होता है, जैसे कि आपको जो भी चीज़ें चार्ट्स या फिर मैप्स दिखाने हैं तो वो दिखाना पड़ता है, कहाँ पे आपको ब्रीदिंग लेनी है, आपको ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। आपको कैसे अपीयरेंस में जाना है, क्या पहन के जाना है, कैसे पोस्चर रखना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंटिंग में ध्यान देनी पड़ती है। आपका प्रोनाउंसिएशन सही रहना चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन सही रहना चाहिए, आपका जेस्चर, वॉइस की क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, आप ज़्यादा कम वॉइस में या ज़्यादा हार्श वॉइस में नहीं बोलना चाहिए, वोकेबलरी सही रहनी चाहिए आपके पास, ये सारी हैं। उसके बाद विजुअल एड्स इन बिजनेस प्रेजेंटेशन में, यानी कि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि दिखाई जाती है बिजनेस प्रेजेंटेशन के वक्त, जैसे कि मैप्स, चार्ट्स, तो ये सारी चीज़ें विजुअल एड्स के अंदर आती हैं। टाइप्स ऑफ विजुअल्स के क्या क्या टाइप्स है, फर्स्ट है स्टैंडर्ड विजुअल एड और सेकंड है इलेक्ट्रॉनिकली एनहांस्ड विजुअल एड। स्टैंडर्ड विजुअल एड्स में क्या क्या आते हैं, ह्यूमन बॉडी, यानी कि अगर एक बंदा सामने खड़े होकर बात कर रहा है तो फिर उसे ह्यूमन बॉडी ही बोला जाएगा, मतलब ह्यूमन बॉडी, एक बंदा आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, इसे बोला जाएगा ह्यूमन बॉडी। फिर एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअली आपको ऑब्जेक्ट दिखाकर बात की जाती है। अगर मैं फ़ोन के बारे में बात कर रही हूँ, कोई फ़ोन बेचना है, मुझे फ़ोन के बारे में बात करनी है, तो फ़ोन में आपको एक्चुअली दिखा रही हूँ कि देखो ये ऐसा फ़ोन है, इसमें ये फीचर है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल ऑब्जेक्ट में आती है। फिर मॉडल ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि आप कम्युनिकेशन के वक्त नहीं ले जा सकते हो लोगों को दिखाने के लिए, जैसे कि अगर मैं कार की बात कर रही हूँ, कार की डिज़ाइन की बात करना है मुझे लोगों से, तो उसके लिए कार पूरी की पूरी उठाकर मैं नहीं दिखा सकती हूँ, तो उसके लिए छोटे छोटे उसका मॉडल बनाया जाता है, छोटी कार बनाई जाती है सेम उसी के जैसी, और उस पर आप दूसरों को समझाते हो उस चीज़ के बारे में। फिर है पोस्टर्स एंड फ्लिप चार्ट्स, यानी कि पोस्टर्स वगैरह अगर उस पर समझाना हो तो वो लगाया जाता है, वो भी एक विजुअल एड है। फिर फोटोग्राफ एंड पिक्चर्स, मैप्स,
चॉक बोर्ड, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड विजुअल एड्स में आती है। फिर इलेक्ट्रॉनिकली एनहांस्ड विजुअल एड, फर्स्ट है ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज, वीडियो टेप, कंप्यूटर जनरेटेड स्लाइड्स, मॉडल ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, पोस्टर एंड फ्लिप चार्ट्स, मैप्स, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली एनहांस्ड विजुअल एड्स में आती हैं। तो ये था सेकंड चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।